वेलकम टू एस क्यूब टीवी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट रजनी, और आज मेरे साथ एक बार फिर से जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका शर्मा हमारे साथ एक बार पहले भी हमारे शो पर आई थी, जहां पर उन्होंने हमें बताया था कि आखिर किस तरीके से फिजियोथेरेपी के मदद से हम शरीर के बहुत तरह तरह के जो दर्द होते हैं, तरह तरह के जो पेन होते हैं, चाहे वो हाथ का पेन हो या फिर अपर बॉडी पेन हो, तो वो सारी पेन के बारे में डॉक्टर प्रियंका ने हमें हमारे शो पर बताया था कि कैसे हम फिजियोथेरेपी से और घर पर बैठे एक्सरसाइजेस से, घर पर किए हुए एक्सरसाइजेस से हम उन दर्दों से निजात पा सकते हैं। तो आज वो फिर से आ चुकी हैं हमारे इस बहुत ही खास प्रोग्राम में, जहां वो हमें और आप सबको बताने वाली है कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी की मदद से और घर पर की जाने वाली एक्सरसाइजेस से वो पैर के दर्द, घुटनों के दर्द और जो बैक पेन होता है उन सब से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका एक बार फिर से आपके और हमारे फेवरेट एस क्यूब टीवी पर। डॉक्टर प्रियंका, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस क्यूब टीवी पर। थैंक यू रजनी एंड थैंक यू एस क्यूब चैनल मेरे को सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं बोलूँगी ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है अवेयरनेस के लिए, और प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने भी देखे इस पे हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो रही है ये चैनल। थैंक यू रजनी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत ही काइंड वर्ड्स के लिए। रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर प्रियंका, चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो जो पार्ट 1 एपिसोड था, जहां पर आपने हमें बताया कंधे के दर्द के बारे में, हाथों के दर्द के बारे में, सर्वाइकल पेन के बारे में, कि आखिर हम किस तरीके से घर पर बैठे एक्सरसाइजेस से और फिजियोथेरेपी की मदद से हम इन सारे दर्दों से निजात पा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम, जैसे कि मैंने बताया दर्शकों को, कि हम बात करने वाले हैं लोअर बॉडी के बारे में, यानी कि पैरों के दर्द के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में, बैक पेन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पैरों के दर्द से। तो आप अगर दर्शकों को प्लीज बताएं कि कैसे, मैं अभी ज्यादा एज वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल एज, जैसे हमारी जो एज है 20 साल के जो होते हैं, 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक के जितने भी यंग लोग हैं, उन लोगों में भी कई बार कमर की दर्द और बैक पेन, इन सब की शिकायत रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बैक पेन के लिए देखिए, मैं बोलूंगी ये बैक पेन क्यों होता है। फर्स्ट रीजन, ये किस लिए होता है, टीनेजर्स लोग को क्यों होता है और एजेड लोग को क्यों होता है। तो अगर मैं टीनेजर या अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर आपको एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। तो शायद मैंने बोलने में शायद मिस्टेक कर दी। पैरों के दर्द की नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें, शुरुआत करें कमर के दर्द से। तो हम अभी जिस टॉपिक पर डॉक्टर प्रियंका आपको एक्सप्लेन कर रही हैं वो है कमर का दर्द, और वो भी 20 से 30 साल के उम्र के लोगों में जो शिकायत रहती है। डॉक्टर प्रियंका प्लीज बताइए। हाँ, ये बैक पेन देखिए, हम लोग बहुत सारे से डिवीजन कर सकते हैं। जैसे बैक पेन क्यों हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से एज ग्रुप को हो रहा है। ये अगर टीनेजर 20 to 30 एज जोन में हो रहा है तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि उस समय तो कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होगी। उस समय बहुत सारे रीजंस होते हैं बैक पेन के लिए। जैसे हम लोग अगर देखें कि 20 to 30 फीमेल सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, तो फीमेल सेक्शन में अगर हम लोग बोलेंगे कि उनको बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। फीमेल की ये बहुत सारी टेंडेंसी रहती है कि मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, मैं जब सुबह उठ रही हूँ, जब कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ तो मेरे को बैक पेन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो हम मैकेनिकल बैक पेन बोल सकते हैं। अगर मैं एक अनमैरिड वुमेन को ले लूं, अनमैरिड फीमेल गर्ल को ले लूं, तो उसकी बैक पेन क्यों हो रही है। उसकी बैक पेन बहुत सारे रीजन की वजह से होती है। एक तो पोस्चरल पेन हो सकती है। वो पोस्चरल पेन कैसे उसको एडेप्ट हो रही है, अगर वो बहुत देर तक कोई काम कर रही है या वो ऑफिस वर्क करती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, पोस्चरल पेन हो सकता है। या तो फिर वो कोई मतलब वेट भारी कुछ बैग ले रही है, जिसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। या कॉलेज में अगर कोई बच्चे जाते हैं, या फिर वो अगर अपना स्कूल बैग लेते हैं,
तो फिर उनको भी बैक पेन हो सकता है। लेकिन ये बैक पेन हम लोग कॉन्स्टेंटली होल्ड नहीं करते हैं, ये बैक पेन 1 or 2 days होता है, फिर वो चले जाता है। तो इसके वजह से हम लोगों को कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशंस करेंगे तो वो बैक पेन चली जाती है। और बैक पेन कैसे जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अच्छा, अगर आपको बैक पेन हो रही है, आपकी एज है 20 to 30 अराउंड, प्लस आप अनमैरिड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन आपको दर्द हो रही है, जैसे आज मेरे को अगर कोई बैक पेन है, या आपको अगर आज कोई बैक पेन फील हो रही है कि फॉरवर्ड बेंडिंग में यू फील अ बैक पेन, तो स्टॉप द एक्टिविटी, यू डू हर एक्टिविटी इन कंफर्ट पोजीशन। आप अपने कंफर्ट पोजीशन के अराउंड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बैक पेन हो रहा है, तो आप वो एक्टिविटी सेकेंड टाइम एडप्ट मत कीजिए। उस दिन थोड़ी सी रेस्ट लीजिए, गरम सेक लीजिए। गरम सेक मतलब हम लोग कैसा गरम सेक लेंगे, जैसे वो वाटर बैग आती है वो सेक ले सकते हैं, या इलेक्ट्रिक की वो ले सकते हैं। लेने के बाद 5 to 10 मिनट्स, अराउंड 5 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा आपको कोई गरम सेक या कुछ नहीं लेनी है। लेने के बाद हम लोग कोई क्रीम लगा सकते हैं, वॉलिनी हुई या कोई भी डाइक्लोफेन कंटेन क्रीम हुई। क्रीम लगाने के बाद हम लोग अपनी पोस्चरल करेक्शन करेंगे। जैसे अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, आप बहुत देर से बैठे हो, तो आप बैक पिलो यूज करो। यू मस्ट यूज अ बैक पिलो, अदरवाइज पेन मे बी इंक्रीज। दिस पेन इंक्रीज एंड गोज टू अ साइटिका पेन, सो बी केयरफुल इन दिस इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ साइटिका। अगर आप बैक पेन को अवॉइड करते हो तो ये बाद में वर्ष हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बैक पेन को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको उसी टाइम रेस्ट लेना है, पिलो सपोर्ट लेना है, एक्टिविटी करनी है, जिससे वो कंफर्ट एक्टिविटी, नॉट आप फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। हेवी लिफ्टिंग एक्टिविटी आपको टोटली अवॉइड करनी है। करके आप ये प्रिकॉशन लोगे प्लस ये करोगे तो आपकी बैक पेन चली जाएगी। अगर मैं बोलूं कि आप मैरिड हो, मैरिड में 20 to 30 अराउंड हम लोग देखते हैं कि किसी की अगर सिजरियन सेक्शन होती है तो वो बहुत बैक पेन कंप्लेन करती है। ये बहुत सारे मतलब अराउंड 90%, 80 to 90% फीमेल आर कम विद अ बैक पेन। हर हिस्ट्री इज अ सिजरियन सेक्शन, कि मेरे बेबी होने के बाद मेरे को बैक पेन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सिजरियन सेक्शन की एक हैजर्ड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एनेस्थेसिस की वजह से वो पेन होती है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट, एक बेल्ट लेना है, एक बेल्ट लेना है। इसमें आप एक्सरे कराओ या एमआरआई कराओ, इसमें कुछ नहीं आएगी, कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं आएगी। इसमें बस आएगी कि माइल्ड डिजेनरेटिव चेंजेस हो, लेकिन ये डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होता है। ये आप देख सकते हो, ये मैं भी एक्सरे अपनी कराऊंगी, आप भी कराओगे, तो जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस। बट ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ये पेन नहीं होता है, ये पोस्चरल करेक्शन, पोस्चरल हैजर्ड की वजह से ये पेन होता है। तो इसमें हम लोग अनमैरिड वुमेन लोग को क्या बोलेंगे कि आप एक बेल्ट पहनो, कांस्टेंट स्टैंडिंग एक्टिविटी मत करना, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी मत करना, हेवी लिफ्टिंग एक्टिविटी मत करना। दिन में 3 या 4 दिन करके गरम सेक दीजिए 5 to 10 टाइम्स, 5 to 10 मिनट्स, सॉरी 5 to 10 मिनट्स। इससे ज्यादा आपको गरम सेक नहीं देनी है। देने के बाद वॉलिनी हल्की सी लेयर लगाइए, मसाज नहीं करनी है। बैक पेन में सब बोलते हैं कि मेरे बैक पेन है, मैंने ना अपने बच्चे से दबवा लिया, उनको उसको खड़े करवा दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप लोग, मैं सभी को बोलूंगी कि आप लोग बिल्कुल ये मत करना। आप अगर बैक पेन को दबाओगे या अपने बच्चे को या किसी को खड़े कराओगे बैक पेन में, तो ये मे भी आपका रेडिएटिंग हो जाएगा, क्योंकि बंच ऑफ नर्व निकलते हैं बैक से जो आपके दोनों पाँव को सपोर्ट ये करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो अगर आप वहां पे कंप्रेस करते हो तो ये आपका एक्सरसाइज करूंगी तो ये दर्द बढ़ेगा ही। पहले आपको दर्द कम करना पड़ेगा बाय अ प्रिकॉशन, बाय अवॉइड योर एक्टिविटीज। तो पहले आपको दर्द कम करना है। जैसे अगर आपको फर्स्ट डे आपको अगर बैक पेन है तो आप पहले प्रिकॉशन लो, गरम सेक लो, क्रीम मींस डाइक्लोफेन कंटेन क्रीम लगाओ, लगा के उस दिन रेस्ट लो। लेने के बाद सेकेंड डेज आप रिपोर्ट करो अपने नियर फिजियोथेरेपिस्ट को, या आप अपने सेल्फ असेसमेंट करो कि आपको अभी पेन तो नहीं है। तब आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, मैंने कुछ चार्ट्स दिए हैं ना रजनी, वो आप प्लीज शो करो। जी, स्क्रीन पर वो चार्ट्स दिख रहे होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उस चार्ट्स को मेंशन कीजिए। जी
ये फर्स्ट मैंने देखा है लाइन पोस्चर में, मैंने कुछ सो किया है लाइन पोस्चर में। लाइन पोस्चर में क्या करना है, पेशेंट को सीधे होके लेटना है, सीधे होके लेट के पाँव को मोड़नी है, पाँव को मोड़ के पेट को भीतर की तरफ कंप्रेस करना है। इसको हम लोग कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। पेट को भीतर की तरफ दबाना है, दबा के 10 सेकेंड काउंट करना है। हम लोगों को 10 सेकेंड कैसे काउंट करना है, मैंने जैसा आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, 101 कंटेन 1 सेकेंड, सो 101 to 110 काउंट करके उसको लूज करना है। करने के बाद ये 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स करने के बाद छोड़ देना है। दिन में रिपीटेशन मीन्स दिन में 3 सेशन एंड रिपीटेशन 5 टाइम्स है। सेकेंड ये रोटेशन। रोटेशन में क्या करना है, आपको सीधे होके सो के दोनों पाँव को मोड़नी है, मोड़ करके उसको लेग को आपको रोटेट करनी है। लेग को रोटेट करके आपको 10 सेकेंड काउंट करना है। काउंट करके फिर अगर आप लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करते हो तो आपको 10 सेकेंड काउंट, अगेन राइट साइड में रोटेट करने के बाद 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर छोड़ देनी है। 5 टाइम्स करनी है। उसके बाद क्या है, हम लोग अपने लेग को टूवर्ड्स द चेस्ट लेके आते हैं। सिंगल लेग, ये सिंगल लेग करनी है आपको। सिंगल लेग करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर लूज करनी है। ये मैं जितना भी एक्सरसाइज बता रही हूँ ये अनमैरिड लड़कियों के लिए है या अनमैरिड मेल और फीमेल लोगों के लिए है। मैं मैरिड अब फीमेल लोग की बाद में बताती हूँ। अब क्या करनी है, दोनों पाँव को मोड़नी है, मोड़ करके कमर को उठानी है। इससे क्या होगी, हम लोग की कोर मसल स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी और स्ट्रांग होगी, जो हम लोगों के खड़े होने में बहुत सपोर्ट देती है। सेम प्रोसेस 10 सेकेंड काउंट करनी है, सेशन 3 अ टाइम, रिपीटेशन 5 टाइम्स। अगेन एक पाँव को मोड़नी है, मोड़ करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर दूसरी पाँव खोलनी है। फिर प्रोन लाइन में भी सेम वैसे ही करनी है, प्रोन होके सोनी है, फिर धीरे से पाँव उठानी है, 10 सेकेंड काउंट करनी है, डाउनवर्ड छोड़नी है। सेम प्रोसेस कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। आप बच्चे जैसे गुराली देते हैं उस पोजीशन में जानी है, जा करके सर को नीचे करनी है, पेट को ऊपर करनी है, 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर छोड़नी है। सेम प्रोसेस पेट को डाउनवर्ड करनी है, सर को ऊपर करनी है, 10 सेकेंड छोड़नी है, फिर सेम रिपीटेशन। उसी तरह एक हाथ को उठानी है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई। अगर ये तीनों जोन में आपको लगता है लाइन की जितनी पोस्चर है, नॉर्मल एक्टिविटी आपको लग रही है कि ये आप कर पा रहे हो, तभी ये आपको कैट एंड कैमल एक्सरसाइज करनी है। मीन्स हैंड एंड नी जो एक्सरसाइज है, हैंड एंड नी वाली जो जोन आ रही है, वो आपको ये दोनों स्ट्रेंथ होने के बाद करनी है। अगर आप कर पा रहे हो ये, तो उसके बाद ये करनी है। करने के बाद आपकी बैक पेन नहीं होगी। ये आपको अपने डेली लाइफ में आपको मेंशन करनी है। ये हुई मैरिड फीमेल लोगों की बातें। अगर हम लोग मेल भी बोल सकते हैं तो ये एक्सरसाइज करने पे उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अब हम लोग अगर बोलेंगे कि सिजरियन सेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो बैक पेन होता है, उसके लिए बहुत ही सिलेक्टेड एक्सरसाइज होती है। बिकॉज उनकी ऑलरेडी सिजरियन सेक्शन हो गई है, तो बहुत ही प्रिकॉशन से उनको करना पड़ता है जो भी एक्सरसाइज, और वो तुरंत एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। उनको अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के बाद किया जाता है ये एक्सरसाइज। तो वो 6 मंथ के बाद ही एक्सरसाइज करेंगे, प्लस बेल्ट यूज करेंगे। जैसे ये भी बहुत से पेशेंट होते हैं ना कि उनकी बहुत टमी निकल जाती है आफ्टर सिजरियन सेक्शन, वो टमी भी उनको पेन देता है। ये भी एक बिग रीजन है, बिकॉज पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है। जब भी एक बंदा या एक बंदी सीधे होके खड़े होते हैं, अगर उसकी टमी निकल जाती है तो उनका पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैसे होता है, अगर किसी की पेट सामने की तरफ आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली झुक जाता है। झुक जाने की वजह से टोटल फोर्स उसके बैक पे पड़ता है। तो अगर कोई हेवी या बल्कि पेशेंट आता है हम लोगों के पास, तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप पहले अपना पेट कम करो, उसके बाद आपकी दर्द ऑटोमेटिकली 50% चली जाएगी। प्लस एक्सरसाइज करो और डाइट कंट्रोल करो। ये भी एक बहुत बिग रीजन होती है बैक पेन के लिए। तो हाँ, सिजरियन सेक्शन की जब जोन के जब लेडीज आते हैं अपनी बैक पेन लेके, तो उनको हम लोग क्या एक्सरसाइज देते हैं, उनको हम लोग बहुत सिलेक्टिव एक्सरसाइज देते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने दिखाया है, फर्स्ट जोन पे जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, सीधे होके सो के दोनों पाँव को मोड़ करके कमर उठाने वाली एक्सरसाइज है।
वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वो बैक पेन कंप्लेन करती है, उनकी कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कोर मसल उनकी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैक पेन सफर करती है, प्लस उनकी टमी निकल जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। प्लस और क्या हेल्पफुल है उनके लिए, यहाँ पे ये लिस्ट में वो एक्सरसाइज नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। सीधे होके सो, एक पाँव को सीधे उठाना, SLR, स्ट्रेट लेग राइजिंग करना है। सीधे होके 45 डिग्रीज में एक पाँव को उठाना है, उठा करके 10 सेकेंड काउंट करना है, फिर उतार देनी है। सेम प्रोसेस अगर आप राइट लेग से स्टार्ट कर रहे हो तो लेफ्ट लेग में आप करो, करने के बाद 5 टाइम्स रिपीट करो, करने के बाद सेशन 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स सेशन करने के बाद इसको रिपीट करना है 5 टाइम्स। हाँ, कोई पर्सन बोलते हैं कि मैडम ये क्या 5 बार हम लोग, अब तो हम लोग बहुत कर सकते हैं, हम लोग अभी भी 5 टाइम्स करें? नो, इट्स डिपेंड ऑन अ पेशेंट। अगर आपको लगता है कि आप एक सप्ते में या आप 1 या 2 दिन में 5 टाइम्स कर पा रहे हो या उससे ज्यादा कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स ये इंक्रीज करो, ये रिपीटेशन इंक्रीज करो। ये रिपीटेशन कैसे इंक्रीज करना है? 3 डेज होने के बाद अगर आप 5 टाइम्स कर पा रहे हो तो इसको 6 टाइम्स में लेके जाओ, या अगर 1 वीक होने के बाद भी अगर आप 5 टाइम्स नहीं कर पा रहे हो तो आप 5 टाइम्स ही करो या उससे 4 टाइम्स करो, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर कोई भी एक्सरसाइज में आपको लगता है कि आपको दर्द हो रही है तो वो एक्सरसाइज उसी समय स्टॉप करनी है, आपको जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये भी एक बात है कि अगर आप जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको पेनफुल लगेगी और वो पेन जनरेट करेगी ऑफकोर्स। हाँ, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको रेस्ट लेनी है। और बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज कब करें? एक्सरसाइज आप सुबह कर सकते हो, सुबह खाली पेट में, जब आप सुबह सो के उठ रहे हो, एम्प्टी स्टोमक, तब कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट ही आप कर सकते हो, मतलब आप हल्का खाना खा के कर सकते हो। भारी कुछ खाना खा के कभी एक्सरसाइजेस नहीं होती है। आप एक मॉर्निंग में कर सकते हो, आफ्टरनून में कर सकते हो, आप बिफोर डिनर कर सकते हो, खाना खाने के पहले कर सकते हो। भारी खा के आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ये सेकंड हुई। एक्सरसाइज करने के बाद जब आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फिर इसको आप डेली लाइफ में आप मेंशन करो। ये डेली लाइफ में अगर मेंशन होगी तो फिर आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और आपको बैक पेन की कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। डॉक्टर प्रियंका, इसी के साथ मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि फीमेल्स को, महिलाओं को काफी बार ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पीरियड्स। उन्हें महीने में 2 या 3 दिन कमर का दर्द बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ पीरियड्स। तो उसमें भी क्या हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? और क्या उस समय, उस दौरान पीरियड्स की पेन के लिए अगर हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो फायदेमंद रहेगा, या फिर क्या करना चाहिए उस पेन के लिए? नहीं, उस पेन के लिए ये एक्सरसाइजेस फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली ये पोस्चरल ये पेन नहीं बोल सकते हम लोग, ये हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स। प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स में हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। या जितना भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, अगर वो आपके पीरियड होने के पहले आ रहा है, आप ये नोटिस कर रहे हो कि मेरे को बैक पेन हो रही है, उसके 2 और 3 डेज में या उसके 1 डेज के बाद ही मेरे को पीरियड हो रही है, तो आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज करने पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने पे वो फ्लोइंग ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन के समय एक्सरसाइज नहीं करना है। ये एक्चुअली आप गर्म सेक दे सकते हो, बस गर्म सेक देने के बाद आप प्रिकॉशन मेंटेन कर सकते हो, उस टाइम आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। हाँ, आपने ये बोला मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ये भी होता है कि किसी किसी को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन होता है, किसी किसी को साइकोलॉजिकल भी पेन होता है। साइकोलॉजिकल पेन जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, जैसे आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हो कि अगर आपको कोई किसी ने कुछ बात बोल दिया या आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, तो ये हम लोग देखते हैं अराउंड 50% केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये बैक पेन से रिलेटेड है। अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो तो ये बैक पेन होती है बिल्कुल। तो आपको ये डायग्नोज भी करना पड़ेगा कि आपको किस वजह से बैक पेन हो रहा है। आपको पोस्चरल बैक पेन है या मेंस्ट्रुएशन बैक पेन है या फिर साइकोलॉजिकल बैक पेन है। तो ये तीनों को देखकर ही फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप बस पोस्चरल पेन में ही कर पाओगे। मेंस्ट्रुएशन पेन में आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, बस प्रिकॉशन मेंटेन करनी है।
प्रिकॉशन मेंटेन करनी है, आपको गर्म सेक देनी है, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटीज नहीं करनी है, आपको रेस्ट में रहना है। और साइकोलॉजिकल अच्छा। बैक पेन में अगर आप बोल सकोगे तो आप, अगर पेशेंट बोले, मतलब पेशेंट को अगर ऐसा फील होता है कि मेरे को बैक पेन है एंड शी सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप अगर उनको मीन्स अगर आप उनको पैरासीटामोल या आप उनको कोई भी मेडिसिन या कुछ भी, अगर आप उसको चीनी की एक, शक्कर की एक मीन्स ये भी दोगे तो उनकी बैक पेन चली जाएगी। तो अच्छा, तो ये सब साइकोलॉजिकल होता है। डॉक्टर प्रियंका, इसी के साथ एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब 40 के बाद, 40 की जब एज पार कर लेती है महिलाएं, या फिर इधर मेल भी, नॉट जस्ट फीमेल, मेल भी, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद जैसा आपने बताया वजन बढ़ने के कारण, क्योंकि पेट निकल आता है, या फिर उस कारण की वजह से, या फिर क्योंकि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, इस कारण की वजह से, तो बहुत मल्टीपल कारण है, बहुत मल्टीपल रीजंस है कि उम्र बढ़ने के बाद, खासकर 40 के बाद जो है वो लोगों में बैक पेन की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। तो ऐसे में क्या ये सारे पोस्चर्स उनके लिए सही रहेंगे, या उनके लिए फायदेमंद रहेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से अगर वो ये एक्सरसाइजेस करे तो उनको ज्यादा तकलीफ हो, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करती है। जैसे ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसके अबव 40 होने के बाद उनकी क्या होती है, डिजेनरेटिव चेंजेस होती है। डिजेनरेटिव चेंजेस में हम लोग देखते हैं कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी स्लीप डिस्क हुई है या नर्व कंप्रेशन हुई है, उनको कौन से टाइम पे पेन ज्यादा होता है। तो ये सब थ्रू डॉक्टर आते हैं, ऐसे पेशेंट्स थ्रू डॉक्टर आने के बाद क्या होते हैं, अगर कोई कोई डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपकी प्रॉब्लम है, कंप्रेशन हो गई है, या आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, या आपकी हड्डी पूरी तरह से चेंजेस हो गई है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई, या आपकी हड्डी, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो पूरी ख गई है, मीन्स वो बिल्कुल पतली हो गई, या वो बिल्कुल टूट गई, टूटना उसको नहीं बोलेंगे, कि वो उसकी कैल्शियम कमजोर हो गई है, हो गई है, कमजोर हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट लोगों को ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता है। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ दिन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाते हैं, मशीन्स लेते हैं, लेने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज हम लोग बहुत देख के करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग करवाते हैं। नॉर्मल अगर किसी पेशेंट को डिजेनरेटिव चेंजेस हुई है अबव 40 और वो कंप्लेन कर रहा है कि उनको पेन हुआ है, जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, उन्होंने बोला कि मैं जस्ट फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी कुछ कर रही थी, मेरे को पेन फील हुआ। उनकी एज अराउंड 42 है, तो उनको पेन फील हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाके सजेशन लिया, तो एक्सरे करवाने पे उनकी डिजेनरेटिव चेंजेस आई। तो वो डिजेनरेटिव चेंजेस 42 एज में जो डिजेनरेटिव चेंजेस होगी, 47 और 50 में वो डिजेनरेटिव चेंजेस और भी एडवांस हो जाएगी। मीन्स वो ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वो पेशेंट की एज 42 थी, तो मैंने उनको क्या किया, उनको कुछ एक्सरसाइजेस बता दिया, उनको बेल्ट सजेशन दिया और उनको प्रिकॉशन बोला। जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटीज स्टॉप करनी है, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज स्टॉप करनी है। जैसे अगर हम लोग फीमेल को ले लो तो वो लोगों की किचन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहती है कि वो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग में कुकिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज स्टॉप करनी है। फिर भारी कुछ सामान नहीं उठाना है, जैसे सब्जी का थैला हुआ या फिर कुछ सामान हुआ या सूटकेस हुआ, ये सब नहीं उठाना है। अगर बेबी को आप गोद ले रहे हो या ज्यादा देर तक कुछ हेवी सामान नहीं उठाना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हुई, प्लस कुछ एक्सरसाइज हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीधे होके सो करके एक पाँव लंबी करके उठानी है, 45 डिग्रीज में उठा करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर उसको उतार देनी है। वो एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को बोल सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइजेस पाँव मोड़ करके, जो मैंने आपको बोला कमर उठाने के लिए, वो एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं। ये दो एक्सरसाइजेस आपकी हेल्प करेगी, कुछ डिसएडवांटेज नहीं देगी। तो अगर मैं पेशेंट को नहीं देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, तो अगर ये वीडियो देख के अगर कोई पेशेंट है या सफर कर रहा है, तो ये दो एक्सरसाइज ही बस उसके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज
ये टोटली अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड होगा कि उनको क्या एक्सरसाइज की जरूरत है, तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही हम लोग बता पाएंगे। और कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे मैंने पहले ही बोला, गर्म सेक देना है, वो एक्टिविटीज नहीं करना, ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड नहीं करना है, लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। जर्किंग, जब जैसे आप अगर बस में ट्रेवल कर रहे हो तो पीछे की सीट में नहीं बैठनी है, वो जर्किंग होने पर भी वो दर्द होगी आपको। प्लस क्या करनी है, ये सभी के लिए है जिसकी भी कमर दर्द है। प्लस और क्या करनी है, हम लोगों को हार्ड सरफेस पे सोनी है। अगर गद्दा बहुत ही स्मूथ हुआ तो वो बैक पेन देगा आपको। प्लस सोफा नहीं, सोफे पे बिल्कुल नहीं बैठना है। मीन्स हम लोग ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो हमारे स्पाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट दे। अगर हम लोग सोफा में बैठते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैम सोफा में क्यों नहीं बैठे, सोफा बैक पेन से क्या रिलेटेड है, तो सोफा भी बैक पेन से रिलेटेड है। अगर हम लोग सोफे में बैठते हैं, हम लोग बैठने पे ही वो अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट देती है और वो भीतर की तरफ, नीचे की तरफ झुक जाती है सोफा, क्योंकि वो स्मूथ है, तो वो टोटली स्पाइन के ऊपर प्रेशर देता है। तो ये बोल सकते हैं। प्लस बोल सकते हैं आप बेल्ट यूज करो। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो, तो ये भी बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि मैम मेरे को कमर दर्द हो रहा है, तो ये पूछने के बाद या पेशेंट से बात करने के बाद पता चलता है कि वो 4 आवर्स बाइक राइड करता है। तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। बाइक राइड ज्यादा नहीं कर पाओगे अगर आपको बैक में पेन हो रहा है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशन मेंटेन करने पे ही उन लोगों की कमर दर्द इन फ्यूचर वर्स खराब नहीं होगी। डॉक्टर प्रियंका, इसी के साथ अब हम आते हैं पैरों के दर्द के ऊपर। तो कमर दर्द के बाद आपने बैक पेन का इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारे एज ग्रुप्स के लिए आपने बता दिया। तो अभी जो पैरों का दर्द भी काफी लोगों को होता है, और स्पेशली 40 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि 40 के बाद जब उम्र जब बढ़ जाती है और 40 की एज जब हम पार कर लेते हैं, तो तब बहुत ज्यादा ये पेन बढ़ने लगता है। तो उन लोगों के लिए भी और जो यंग लोग हैं उनके लिए भी, जिनको पैरों के दर्द की शिकायत रहती है और खासकर घुटनों में जो दर्द रहता है, जिसको कई बार हम आम भाषा में गठिया या बात या इस तरह की चीजों का नाम देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हम लोग घुटने की बात करें तो घुटने की दर्द बहुत ही कॉमन है। अभी डेली लाइफ के हैजर्ड्स भी बोल सकते हैं या बहुत सारे रीजन की वजह से घुटनों की दर्द अप्रोक्सीमेटली हम लोग, मतलब अगर पेशेंट अगर हम लोग देखते हैं तो 10 में से मे बी 6 to 7% पेशेंट्स आर कम विथ नी पेन। नी पेन बहुत प्रॉब्लम देती है। अच्छा। नी पेन जिससे हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे रीजन के वजह से हो सकती है। ये फैटिक के वजह से भी हो सकती है, अगर पेशेंट बल्की है तो भी नी पेन हो सकता है। नी पेन अगर पेशेंट को हल्की सी चोट लग गई है तो भी नी पेन हो सकता है। तो नी पेन की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है या स्पेसिफिक कोई एज जोन नहीं है। नी पेन किसी को भी हो सकता है, अगर वो उसको हल्की सी चोट लगने पे भी नी पेन हो सकता है। तो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। नी में पेन आप देख पाओगे कि 20 to 30 को भी नी पेन होता है, 30 to 40 को भी नी पेन होता है, एंड 40 to 70 को भी नी पेन होता है। तो ये नी पेन किस लिए होता है? नी पेन बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। इसको हम लोग डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। फर्स्ट जोन पे अगर हम लोग देखें 20 to 30 और 30 to 40, डिजेनरेटिव चेंजेस उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती है 30 to 40 अराउंड इस जोन में। तो नी पेन के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी मत करो। अगर पेशेंट बल्की है तो आप वेट रिड्यूस करो, क्योंकि जो भी हम लोगों की शरीर की एक्टिव वेट रहती है वो हम लोग के पाँव पे ही जाती है। पाँव को बहुत इज्जत से रखना चाहिए। हम लोग ऐसा पेशेंट के बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी ड्रेस पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने शू अच्छा पहनो। शू अच्छा पहनो, अच्छा। तभी आपकी नी अच्छी रहेगी, आपकी फुट अच्छी रहेगी। अदरवाइज आपको बहुत पेन होगा। ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी नी पेन है तो आप शू करेक्शन करो तो आपकी नी पेन चली जाएगी। मैंने बैक पेन में एक बात बोलना भूल गई मैं, कि जैसे हम लोग हील पहनते हैं, हील हम लोगों के लिए नी में भी पेन देती है और बैक में भी पेन देती है। ये टीनेजर को बहुत होती है कि सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अभी आप हील मत पहनो, ये आपको फ्यूचर में बैक पेन देगी। वो बैक पेन भी देती है और नी पेन भी देती है, बिकॉज ऑफ एर्गोनॉमिक इनकरेक्शन, पोस्चरल डिफॉर्मिटी के वजह से,
ये होता है, बहुत रीजन के वजह से ये होता है। तो हम लोगों को नी के लिए क्या करना चाहिए, पेशेंट पहले अगर आती है 20 to 30 अराउंड आती है, वो अगर कंप्लेन करती है कि उनको नी पेन है, तो हम लोगों को पहले पूछना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था या वो किस लिए सफर करी है, वो नी पेन कब से है, उनको नी पेन कब से है। वो एक्यूट हुई तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट को आइस कंप्रेशन करने के लिए। आइस कंप्रेशन ये बहुत कंफ्यूजन बात है कि कोई बोलता है गर्म सेक देने के लिए या कोई बोलता है ठंड के सेक देने के लिए, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आइस कंप्रेशन देने पे नी पेन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको आज पेन है 100%, तो आप अगर 3 times a day आइस कंप्रेशन दे रहे हो तो वो पेन अराउंड 50% में चली जाएगी। ये मैं अगर 10 पेशेंट देखती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% पेशेंट बोलते हैं कि मेरी दर्द चली गई है आइस कंप्रेशन करने पे ही। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी होता है और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी भी होता है कि पेशेंट कितनी कौन से कंडीशन में आ रहा है। लेकिन अगर वो सीरियस से सीरियस कंडीशन में भी आ रहा है या डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा भी हो गई है, तो आइस कंप्रेशन करने पे वो पेन चली जाती है जाती है, मतलब बिल्कुल तो खत्म नहीं होती है। एट अ फर्स्ट डे और सेकेंड डे अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% दर्द चली जाती है। तो वो पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप आइस कंप्रेशन करो, दिन में 3 बार करके 10 से 15 मिनट करो। अगर आपको लग रहा है कि आइस कंप्रेशन करने पे 10 मिनट करने पे आपको जलन हो रही है आइस की वजह से, तो आप उसी टाइम स्टॉप कर दो। करने के बाद आपको क्या करनी है, हल्की सी कोई भी जेल लगानी है, जो भी डाइक्लोफेन कंटेन जेल है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या करनी है, मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड किया है, आप प्लीज वो शेयर करो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पेशेंट को सीधे होके सोना है, सो करके पाँव को मोड़नी है, मोड़ करके दोनों घुटनों के बीच एक पिलो रखनी है। पिलो रख करके पिलो को दोनों नी से कंप्रेस करनी है। अगर ये एक नी है और ये सेकंड नी है, अगर आप सुपाइन होके सोए हो, आपकी पाँव फोल्ड है, तो ऐसे करके कंप्रेस करनी है, मीन्स नी से कंप्रेस करनी है। करके उसको अराउंड 10 सेकेंड काउंट करनी है, 101, 102 करके 10 सेकेंड काउंट करनी है। ये 10 टाइम्स करनी है, 3 सेशन, दिन में 3 बारी, 10 बार रिपीटेशन। सेकेंड क्या है, ये क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। पेशेंट को सीधे होके बैठनी है। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट सीधे होके बैठने पे उसकी बैक पेन तो नहीं हो रही है। अगर कुछ पेशेंट एजेड होते हैं, जैसे अबव 40 या अबव 60, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आपको बैठ के नहीं करनी पड़ेगी, आप लेट के कीजिए। सीधे होके लेट करके घुटने के नीचे एक टॉवल रखिए या एक पतली पिलो रखिए। पिलो रख करके आप अपने घुटने से उसको कंप्रेस कीजिए। जैसे हम लोग दबाना बोलते हैं ना किसी चीज को, घुटने से दबाइए, दबा करके 10 सेकेंड काउंट कीजिए, फिर उसको लूज कीजिए। अच्छा, 10 सेकेंड काउंट करना है, जब आप 10 सेकेंड काउंट करें उसको दबा के रखना है, कॉन्स्टेंटली उसको प्रेशर देना है। आपको प्रेशर छोड़ना या ये नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद आपको पाँव के पत्ते को सामने की तरफ टानना है, मीन्स अपने तरफ आपको टानना है, नीचे नहीं लेना है। उसको करना है 10 सेकेंड काउंट करके, फिर लूज करना है। ये अल्टरनेटिव करना है। जैसे अगर आप लेफ्ट पाँव से स्टार्ट कर रहे हो तो लेफ्ट पाँव में एक बार, फिर राइट पाँव में दूसरी बार, फिर लेफ्ट पाँव में एक बार, फिर राइट पाँव में, ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। सेशन 3 बार ही करना है, 10-10 बार के रिपीट करना है। थर्ड है जो मैंने आपको बताया, पेशेंट बैठ के भी कर सकता है। अगर वो एजेड है, उसके बैक में पेन है, तो वो सो के करेगा, सीधे होके सो करके अपने एंकल के नीचे वो कंप्रेस करेगा। अपने एंकल के नीचे वो एक पिलो रखेगा, पतली पिलो या फिर टॉवल रोल करके रखेगा। एंकल को कंप्रेस करना है, वो पिलो के ऊपर कंप्रेस करने के बाद अपनी तरफ एंकल को टानना है, लाइक दैट। टान करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, काउंट करके फिर लूज करनी है। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग में करनी है, फिर राइट लेग में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ये करनी है, दिन में 3 बारी करनी है, रिपीटेशन 10 टाइम्स। अगेन ये क्या है, ये डायनामिक है। मैंने जितना भी अभी एक्सरसाइज बताया वो स्टैटिक था। स्टैटिक क्यों था कि आप बैठे हुए थे, आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपकी नी स्टेबल थी। अब मैं करूंगी, आपको चेयर पे बैठाऊंगी, चेयर पे बैठा करके आपकी पाँव को उठाऊंगी। उठा करके क्या करना है,
एक जैसा आप देख रहे हो चेयर पे बैठ के विद सपोर्ट, ये सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। विद सपोर्ट बैठ करके पाँव को लंबे करके उठानी है। ये भी आपको देखना है कि आपकी नी आपकी चेयर से ना उठ जाए, आपका नी आपके अच्छा। चेयर से उठनी नहीं चाहिए, वो सेम लेवल में रहेगी। 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर पाँव को उतारनी है, फिर दूसरे पाँव को भी सेम प्रोसेस में करनी है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो नी पेन के लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये आपको 10 टाइम्स ही करनी है। अगर आप 10 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन कर पा रहे हो, 20 टाइम्स कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, दिन में 3 से लेके 4 बार कर सकते हो। अगर जिसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, जिसकी पाँव बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, जो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, जिनको बहुत डर रहता है ऑपरेशन के नाम पे, लेकिन वो चल भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो उनकी क्या होती है, मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है, मीन्स उसको दोबारा खड़ा करा सकते हैं वैसे पेशेंट लोगों को। तो ये एक्सरसाइज करके वो स्टेबल रह सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपको ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी नी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एक्सरसाइज करके आप दौड़ पाओगे। आप मीन्स कंफर्ट पोजीशन में आ सकते हो ये एक्सरसाइज करके। अगर आप ऑपरेशन में नहीं जाना चाहते हो तो आप बेड रिडन नहीं होगे, लेकिन आप वॉक कर पाओगे ये एक्सरसाइजेस करके। तो ये एक्सरसाइजेस करके उनको बहुत हेल्प होगा। मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में, जैसे अराउंड 20 to 30 आपकी अगर एज ग्रुप है, और आपको जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आपको बैक नी पेन हो रहा है, तो फिर आप नी पेन के लिए बेल्ट भी आती है, नी के लिए नी बेल्ट आती है, आप नी बेल्ट भी पहन सकते हो। नी बेल्ट पहन के आप एक्टिविटी करो, देखो ये एक्सरसाइज करो और आइस कंप्रेशन करो, तो फिर ये आपकी दर्द चली जाएगी। ओके। और आइस कंप्रेशन जो है वो जैसे आपने बताया काफी ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आपका पेन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं है तो आपको आइस कंप्रेशन से ही काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है और आपके दर्द को आराम मिल सकता है। तो थैंक यू डॉक्टर अम्मा एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए और हमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए। और आप जो एक एक चीज बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करती हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द के बारे में हो, हाथों के दर्द के बारे में हो, बैक पेन के बारे में हो, तो हर छोटी से छोटी एक्सरसाइज को भी आप इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि जरूर हमारी ऑडियंसेस ने उसे नोट किया होगा और जरूर वो उसका फायदा उठाएंगी। और जब भी उन्हें दर्द होगा तो वो आपकी जो टिप्स हैं उनको जरूर फॉलो करेंगे। एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजनी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सब देखते रहिए SQ TV।